नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, DLED 4th सेमेस्टर की तैयारी के अंतर्गत अभी मैंने कुछ देर पहले आपको कुछ प्रश्न दिए थे करने को और बोला था उन सभी प्रश्नों के सोल्यूशन वाला वीडियो मैं अभी कुछ देर में दे दूंगा। तो आपके पास कम से कम 2 से 3 घंटा मैंने दे दिया, आपने अच्छे से सॉल्व भी कर लिए होंगे और जो प्रश्न आपको नहीं आए आप सिर्फ उनका इंतज़ार कर रहे होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे और जो क्वेश्चन नहीं आया वो मैं इस वीडियो में आपको कवर कराता हूँ। फिलहाल तो मैं सारे क्वेश्चन के सलूशन आपको करके दिखाऊंगा और जिसको जो नहीं आता है आप आराम से सीख लो, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में आपको ना आता हो। अभी जो नहीं आता वो क्वेरी आप नीचे कमेंट कर दो, या फिर मैं आज रात तक आपको एक व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध करा दूंगा। आपकी कोई भी समस्या हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप उस व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटे का निशान दबा लो। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर आपके सामने जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, स्टार्टिंग सरल क्वेश्चन से ही की जाती है। एक्स स्क्वायर माइनस 25x² प्लस 144 बराबर 0। यहाँ पर इसको सॉल्व करना था। तो यहाँ पर आप देखो ये 144 है और x की पावर 4 का गुणांक कुछ नहीं है, 1 कह सकते हैं। तो 144 और 1 का गुणा करेंगे आएगा 144। अब यहाँ पर है बीच में 25x²। अब 25x² को हमें 2 पार्ट में तोड़ना है और ऐसा तोड़ना है कि उनका गुणा करने पर 144 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 25 आ जाए। देखो अब कई लोगों को समस्या हो सकती है कि कैसे हम 25 को तोड़ दें 2 भागों में। अब जिसको आता है वो तो फटाक से कर लेता है, अब जिसको नहीं आता वो तो परेशान है। तो हमें आपको एक बार और करके दिखा देते हैं सरल तरीके से। 144 इसका हम लोग क्या कर लें, इसका हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं गुणनखंड कर लें। तो यहाँ पर देखो ये कटेगा 2 से, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। अब कटेगा 36 आएगा, अब कटेगा ये 18 आएगा, अब कटेगा ये 9 आएगा और 3 ये कट गया। ठीक, अब तो समझ में आ गई। अब आपके पास ये नंबर्स यहाँ दे रखे हैं एज ए गुणनखंड। अब आपको थोड़ा दिमाग यहाँ लगाना है कि इन्हीं नंबर में देखो किसको गुणा कर लें। भाई 2 हिस्सों में तोड़ना है 25 को, तो कम से कम यहाँ पर ऐसे जोड़े बनाए, मतलब कम से कम 2 जोड़े बनने चाहिए, या तो इसको पकड़ लो या तो इसको पकड़ लो। फिलहाल हमें ऐसा करना है कि हमें 25 लाना है। तो यहाँ देखो अगर हम इसको पकड़ लें, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 3 तिया 9, 16 और 9 जोड़ने पर कितना आएगा 25 आएगा। और जब 16 और 9 यहाँ मिल रहे हैं तो इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा 144 आएगा। तो ये चीज़ आप समझ गए। 25x² को हम 16 और 9 के फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं। तो 16 और 9 के फॉर्मेट में चलो इसको फटाफट तोड़ लेते हैं 25x² को। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो इसको हटा देता हूँ, x की पावर 4 माइनस 16x² माइनस 9x² प्लस 144 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ कॉमन मिल रहा है x²। यहाँ से जब हम x² निकालेंगे तो आएगा x²। यहाँ माइनस 16x² में हम जब x² निकाल लेंगे तो बचेगा माइनस का 16। अब यही x² माइनस 16 उठा के यहाँ रख दो, ये लो रख दिया हमने, बराबर रख दो 0। अब इसके जस्ट ऊपर देखो, इसका तो हिसाब हो गया। अब हमारे पास बचा है माइनस 9x² प्लस 144। यहाँ पर है x², यहाँ है माइनस 9x²। तो x² तो हम इससे ले लिया। अब हमारे पास बचा कितना माइनस 9, बस माइनस 9 कर दो। x² माइनस 9 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x² माइनस 16। क्लियर हो गई बात। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि हल करो। इसे हल करने का मतलब है कि इसकी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो यहाँ पर हम 2 पार्टीशन कर देते हैं, x² माइनस 9 बराबर 0, x² माइनस 16 बराबर 0। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दो, अगर यहाँ कहीं होता गुणनखंड करो तो ये 0 तो होता ना, अगर गुणनखंड करने को देता तो 0 ना होता। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको एक बार और गुणनखंड करते, क्योंकि x² माइनस 3 का स्क्वायर हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर a² माइनस b² वाला फार्मूला लग जाता। अब चूंकि यहाँ पर 0 लगा दिया गया है तो हम इसको x की वैल्यू निकाल लेते सीधा, x² = 9, x = 3। इसी तरह यहाँ पर x² = 16, x = 4। यहाँ पर 4 वैल्यू आई, यहाँ 3 वैल्यू आई। क्लियर हो गई बात। x की कितनी 2 वैल्यूज निकल के आ गई।
अगला यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, एक वृत्ताकार घास का मैदान है, उसके आर पार जाने के दो रास्ते हैं, एक व्यास से और दूसरा परिधि से। इन दोनों में 16.4 का अंतर है, तो मैदान की त्रिज्या ज्ञात करो। देखो यहाँ पर व्यास और परिधि का अंतर बताया जा रहा है सही से। तो देखो परिधि, चूँकि परिधि बड़ी होती है तो परिधि को पहले लिखो, परिधि माइनस व्यास बराबर कितना दे रखा है 16.4। परिधि कितना होता है 2πr, 2πr, और व्यास कितना होता है 2r, 16.4। क्लियर हो गई बात। अब इसको सॉल्व कर लो, 2r यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, पाई माइनस 1 इक्वल टू 16.4। अब एक कहाँ से आया, ये 2r हमने यहाँ कॉमन ले लीजिए, 2r में 2r कॉमन ले लोगे, एक बचेगा। अब पाई की वैल्यू देखो 22/7 यहाँ नहीं रखेंगे, क्योंकि 22/7 रखेंगे तो बहुत क्रिटिकल हो जाएगा माइनस करना। तो यहाँ पर हम पाई की वैल्यू कितनी रख देते हैं 3.14 रख देते हैं, -1। पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है, 3.14 भी होती है, 16.4। 2r 2.14 बराबर 16.4। ठीक, अब यहाँ पर क्या कर दो, 16.4 को ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 16.4 को जब 2.14 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.66। आर की वैल्यू यहाँ पर हमें निकालनी, क्योंकि लिखा है मैदान की त्रिज्या ज्ञात करो, तो त्रिज्या मतलब होता है आर, 7.66/2। अब इसको कर लो, 2 3 6, 2 8 16, 2 3 6। तो यहाँ पर इसकी जो कह सकते हैं आर आया, यानी त्रिज्या आई, वो कितनी निकल के आ गई 3.83 मीटर निकल के आ गई। क्लियर हो गई बात। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन ये दे रखा है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर डी दे रखा है, ए दे रखा है, सी दे रखा है, बी दे रखा है, और यहाँ पर किसकी वैल्यू मांग रहे हैं सी बी ई की वैल्यू मांग रहे हैं, यानी सी बी ई की वैल्यू ये वाला एंगल पूछ रहे हैं कि ये कितना होगा। देखो अगर ये क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी में आया होता, अगर ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में आया होता तो हम सीधा ये जो एंगल है डी, यही आपका 115 होता। समझ गए, ये जो डी वाला एंगल है ये 100, यहाँ पर सी बी ई जो है वो 115 होता, क्योंकि जो एक्सटीरियर एंगल है वो सामने वाले के बराबर होता है। ठीक है, एक तो ये एक तरीके से कह सकते हैं सीधा सीधा फार्मूला लगाना। ये अगर यूपी टेट या बहुविकल्पी कहीं भी आता तो आप सीधा यहाँ पर लिख देते एंगल सी बी ई कितना होगा 115 होगा। लेकिन यहाँ पर अगर ये डीएलएड में आ रहा है तो इसके लिए आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पर देखो एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी बराबर 180। ठीक, ए डी सी आपका 115 दे रखा है, 115 प्लस एंगल ए बी सी बराबर 180। एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा 180 में 115 घट जाएगा, 115 प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो जब 180 में 115 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 65, यही आएगा। 10 में 5 गया 5, 7 में 1 गया 6, 1 में। ठीक, ए बी सी हो गया 65। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, ये जो एंगल है और ये वाला एंगल, इन दोनों का योग कितना होगा 180 होगा। आपने देखा होगा ये कोई सीधी रेखा होती है उसका एंगल कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ पर एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो ए बी सी तो दे रखा है, अभी आपने निकाला 65, एंगल सी बी ई 180 माइनस 65 इक्वल टू 115। अब देखो अगर डीएलएड में इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, तब आपको 2 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में आ जाए तो आप सीधा देख लो, जो एंगल आपको एक्सटीरियर यानी बाह्य एंगल निकालना है, बाह्य एंगल के जस्ट बगल वाला एंगल के सामने वाला देख लो, जो कोण होगा वही आपका ये वाला बाह्य कोण हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, एक आयताकार शीट है 36 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर की माप की है। अब इसमें से 1 सेंटीमीटर व्यास के 864 वृत्ताकार बटन काट लिए गए। समझ गए बात को, समझो। पहले तो एक शीट है
उसमें से हमने क्या किया है, बटन काट लिए हैं 1 सेंटीमीटर व्यास के। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इसका निकाल लेना है आयताकार शीट का क्षेत्रफल। आयताकार क्षेत्रफल लिख देते हैं सीधा सीधा, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 36 गुणे 24। इसको आप लोग क्या कर लो, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 और 24 का जो मल्टीप्लाई आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, 864, ठीक। 864 सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर व्यास के 864 वृत्ताकार बटन काटे गए। तो 1 सेंटीमीटर व्यास है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गई। चलो इसको हटा देता हूँ, सीधा एक बटन का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। एक बटन का क्षेत्रफल, अच्छा ये चीज़ तो आपको पता है। अब जो बटन है वृत्ताकार है तो वृत्त का ही क्षेत्रफल लगेगा, पाई r स्क्वायर 22/7। r कितना हो जाएगा, 1/2। r स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो ये काट दो, 11 आ जाएगा। 11/14, यानी एक बटन का जो क्षेत्रफल निकल के आ गया वो आ गया 11/14। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वर्ग सेंटीमीटर। अब ये एक बटन का क्षेत्रफल है, हमें काटे कितने, 864। 864 बटन का निकाल लो, 11/14 गुणे 864। तो 864 अगर हम 14 से डिवाइड कर दें, या फिर हम कह दें कि 864 को हम 11 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा आपका 9504/14। तो यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा 678.85 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। तो कुल शीट जो है वो है 864 वर्ग सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब वहाँ पर हमने उससे 864 बटन काट लिए जिनका क्षेत्रफल क्या था, जिनका क्षेत्रफल था 678, ठीक, 678.85। क्लियर हो गई बात। अब इससे हमने ये बटन काट के निकाल लिए, तो जो सीट बची है, यहाँ पर लिखा ना जो सीट बची उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ पर लिखो बची सीट का क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा, टोटल है आपके पास 864, उसमें से आपने काट कितना लिया है 678.85। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 864 में इसको घटा दो तो लगभग ये आ जाएगा आपका 185.15। ये इसका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लो, 185.15 बची शीट का क्षेत्रफल आ जाएगा, कह सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। ये चीज़ आपके समझ में आ गई कि देखो आयताकार शीट जो है उसमें से हमने 864 बटन काटकर निकाल लिए हैं 1 सेंटीमीटर व्यास के। जब व्यास 1 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या होगी 1/2। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्या की ही जरूरत पड़ती, व्यास की तो जरूरत पड़ती नहीं। तो हमने यहाँ पर त्रिज्या की वैल्यू रख के एक बटन का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हमें 864 बटन काटे थे, तो एक बटन का क्षेत्रफल इतना है, तो 864 बटन का क्षेत्रफल इतना हो जाएगा 678.85। अब आयताकार जो पूरी शीट थी उसमें से हमने बटन काट के निकाल लिया, बची शीट का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा कि टोटल शीट में जो हमने काट लिए हैं उसको घटा दो, आपकी बची शीट का क्षेत्रफल निकल आएगा। क्लियर हो गई बात। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। चलो अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 5वां, तार के एक टुकड़े को जो 8.9 सेंटीमीटर लंबा और 5.4 सेंटीमीटर चौड़ा, तो कोई तार है मान चलो ये, ठीक। अब ये 8.9 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक, 5.4 सेंटीमीटर ये चौड़ा है। तो 8.9 ये भी हो जाएगा, 5.4 ये भी हो जाएगा, ठीक। आमने सामने की भुजा बराबर होंगी, आयताकार है। अब यहाँ पर देखो नई आकृति प्रदान करके वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। अब इसी को क्या कर दिया गया है, वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है। तो अब ये देखो एक चीज़ ध्यान दो, ये आयताकार है, इसकी हमें लंबाई चौड़ाई सब पता है।
अब इसी को मोड़ दिया गया है वृत्त के रूप में। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर मान के चलो ये सब अगर वृत्त के रूप में ना होता, मान के चलो कि ये हम ऐसे अंदाज़ा लगा लें कि मान चलो 20 होता, 20 मीटर लंबी चीज़ होती, 20 मीटर लंबा तार होता, तो जब अगर हम इसी तार को अगर हम आयताकार ना रख के हम वृत्त में बदल दें, तो क्या ये 20 मीटर क्या 21 मीटर हो जाएगा, या फिर क्या 19 मीटर हो जाएगा? इसकी लंबाई तो बदलनी नहीं है ना। यानी इसका जो हम कह सकते हैं, ये जो पूरा आउटर सरफेस है, अगर इसको हम माप लें, इसको अगर हम माप लें और इससे हम कोई दूसरी आकृति दे दें, तो ये जो है आउटर सरफेस तो कभी बदलने वाली नहीं। इसको अगर आउटर सरफेस को हमने माप लिया, तो चाहे आप इसको वृत्त के रूप में बना दो, चाहे कोई और आकृति दे दो, कुछ भी दे दो आकृति, तो वहाँ पर ये बदलेगा नहीं। इसकी जो हम एक तरीके से कह सकते हैं, इसका जो परिमाप है वो नहीं बदलेगा। आयताकार या वर्गाकार के संदर्भ में कहते हैं कि परिमाप, और वृत्त के संदर्भ में कहते हैं परिधि। यानी जो इसका परिमाप होगा वही इसकी परिधि होगी। ये चीज़ क्लियर होनी जरूरी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऊपर, आयत का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि। ठीक, आयत का परिमाप कितना होता है, फॉर्मूला लगा दो, 2l+b। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। तो 2 तो पहले ही काट दो इधर उधर से। l+b, l कितना है आपका, l दे रखा है 8.9 प्लस 5.4, और पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और देखो r यहाँ पर हमें ज्ञात करनी है, तो इन दोनों को जोड़ दो, 9 4 13, 8 5 13, 1 14, 14.3, 22/7 r। अब क्या करो, 14.3 इंटू 7/22, इसको सॉल्व कर लो। ठीक, इन दोनों को जब गुणा करोगे तो ये जाएगा 7 × 21, 14 7 98, 200/22, 4.55 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। यानी इसकी जो त्रिज्या निकल के आ गई, यानी पहले कोई तार था उसको आयताकार फॉर्म में रखा गया था, फिर उसी से हमने नई आकृति में वृत्त के रूप में मोड़ दिया। अब उसका त्रिज्या ज्ञात करनी थी, त्रिज्या आपके सामने ये 4.55 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है x/7 + y/15 = 3। ठीक, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है x/2 - y/5 = 4। तो एक को सॉल्व करके चलते हैं। तो क्या करें, सबसे पहले इन दोनों का लासा ले लेते हैं। तो 15 7 105, 15x + 7y = 3। ठीक, अब यहाँ पर 15x + 7y, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो 105 का 3 में, तो 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3। तो ये आपके सामने एक इक्वेशन कह सकते हैं निकल के आ गई। ठीक, अब यहाँ पर क्या करोगे, दूसरी इक्वेशन निकालो। दूसरी इक्वेशन दे रखी है x/2 y/5 = 4। इसको कर लो, 10 आ जाएगा, 5x - 2y = 4, 5x - 2y = 40। 10 का गुणा 4 में कर दो, ये हो गया आपका 40। तो ये आपके निकल के आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह आपने देखा, इस प्रश्न से हमें 2 इक्वेशन निकल के सामने आ गई। और जब 2 इक्वेशन सामने निकल के आ जाएंगी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा कि या तो x को बराबर कर लो, यहाँ पर 15x है, यहाँ पर 5x है, बराबर तो है नहीं, ये 7x है, ये 2y है, ये भी बराबर नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हमें कोई एक इक्वेशन को बराबर कर लो। ये 15 है, तो क्या कर लो, इसको भी आप x को 15 बना लो। अब 15 कैसे बनेगा, यहाँ पर 3 का अगर हम गुणा कर दें तो ये 15 बन जाएगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, 3 का इसमें क्या कर दें, गुणा कर दें, तो ये आपका 15 बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको कहीं नोट कर लो दोनों इक्वेशन को, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर देंगे आसानी से। चलो यहाँ पर देखो, इसको काट देते हैं। ये आपकी सामने जो पहली इक्वेशन थी 15x + 7y = 315। ठीक, दूसरी थी 5x - 2y = 40। तो वहाँ पर हमें 3 का गुणा करना था, तो 5 × 3 = 15x माइनस 2y था, तो 2 × 3 = 6y हो जाएगा, और 40 था, तो 40 × 3 = 120।
अब इसको सॉल्व कर लो, नीचे के चिन्ह बदल दो तो ये तो कट जाएगा। 7 प्लस का 6 प्लस का 7 6 13y प्लस का हो गया। 315 प्लस का है 120 माइनस का तो घट जाएगा 5 और 11 में 2 गया 9 और 2 में 1 गया 1। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये बताओ। 195/13 कर दो। 195/13 जब करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी y = 15 आ जाएगी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा 195/13 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 195 को 13 से डिवाइड कर दोगे तो 15 आ जाएगा। चलो आगे देख लो। अब यहाँ पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि 2 समीकरण छोटी समीकरण थी। ठीक है, आगे देखो 2 समीकरण क्या था? 5x - 2y = 40। y की वैल्यू 15 थी। 5x - 15 दूना 30 40। 5x 40 + 30 = 70। x = 70/5 तो ये हो जाएगी 14 पंचे 70। x की वैल्यू कितनी आ गई? 14 निकल के आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई? 15। x की वैल्यू कितनी आ गई? 14। इस तरह आप, थोड़ा लेंदी ज़रूर होता है इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन हो बड़े आसानी से जाता है। क्लियर हो गई बात? चलो आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है 42.875। इसका क्या करना है? घनमूल निकालना है। ठीक है, देखो भाग विधि से करेंगे तो वो ज़्यादा टिपिकल है। आपके डीएलएड के हिसाब से आपको इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो अगर ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में होता तो कितनी जल्दी हो गया होता। देखो ध्यान से देखो, दशमलव के बाद की संख्या में 3 जोड़े लगाओ और दशमलव पहले की संख्या में 3 जोड़े लगाओ। कैसे होगा? यहाँ पर देखो 42 है तो आपको मालूम है 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64। 64 ज़्यादा जा रहा है, हमें 42 चाहिए तो हमें क्या करना होता है? छोटा वाला लेना। अगर 4 का 64 चले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। हमेशा देखो जब भाग भी देते हैं तब भी कम वाला ही लेते हैं। तो यहाँ पर 3 है, यानी 42 से हमें क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। और 5 किसके घन में होते हैं? आखिरी का संख्या देखो 5 है। अब 5 किसके घन में होते हैं? 5 के में होते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाता वो आ जाता 3.5। कितनी आसानी से देखो यहाँ पर निकल आता है। देखो इसकी ट्रिक भी है, अगर ट्रिक आपने वो नहीं देखी तो देख लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से वो ट्रिक देख लो कि किस तरह घनमूल आसानी से निकाल लेते हैं। अगर बहुविकल्पी क्वेश्चन है तो आसानी से निकाल के आप सीधा आंसर दे दो। अगर ये क्वेश्चन आपका डीएलएड में आ रहा है तो आपको पूरा प्रोसेस से करना पड़ेगा। 42.875 किससे सॉल्व होगा ये? 4 2 6, 8 6 14, 14 5 19, 19 और 7 26, यानी 3 से कटेगा नहीं, सीधा 5 से ले जाओ। 5 8 40, 2 बचा, 5 5 25, 3 बचा, 5 7 35, 2 बचा, 5 5 25। ठीक, फिर से 5 ले जाओ। 5 1 5, 3 बचेगा, 35 हो जाएगा। 5 7 35, 5 1 5 और 5 25। फिर से करो 5 का, यहाँ देखो 5 3 15, 2 बचा, 5 चौको 20, 1 बचा और 5 3 15 आ जाएगा। ठीक, अब 7 से ले जाओ, 7 चौको 28 और 7 9 63। अब देखो यहाँ पर अभी दशमलव है, उसको हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर 3 3 के जोड़े बनाओ, ये लो 3 3 का जोड़ा ये बन गया। ठीक, यानी 5 और 7 कितना आया? 35 आया। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर आपको देख लेना था ये दशमलव के बाद कितने नंबर्स हैं? 3 नंबर्स हैं। और जब भी हम लोग घनमूल बनाते हैं तो 3 3 का जोड़ा लेते हैं, यानी इससे हमें केवल 1 अंक मिलेगा। तो ये 1 अंक मान लो उसको, उसके बाद लगा दो दशमलव। 3.5 इसका सही आंसर आ गया। ठीक, इस तरह अगर आपने कर दिया तो 2 नंबर आपके फाइनल हो गए। आगे देखते हैं अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या यहाँ पर 8 है। बहुत सरल क्वेश्चन है। 112/√196 है तो ये 14 का स्क्वायर होता है। 576 जो है वो 24 का होता है, 12 नीचे लिख दिया। 256 जो है वो 16 का होता है और नीचे 8 लिख दिया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व होगा आसानी देख लो। 12 दूना 24, 8 दूना हो गया 16। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 112 को जब किसे 14 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। काट ही देते इसको 8। ठीक, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी इसका जो आंसर आ गया
32 आ गया। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट हो तो बताओ। देखो 14 8 112, 12 दूना 24, 8 दूना 16, 8 दूना 16 दूना 32। ठीक है, कोई डाउट हो तो बता दो। जो 14 होता है उसका स्क्वायर 196 होता है, जो 24 होता है उसका स्क्वायर 576 होता है, और जो 16 होता है उसका स्क्वायर 256 होता है। कोई डाउट नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 9 है। 27 की पावर 2/3 गुणे 81 की पावर 1/2 और 3 की पावर n। अब देखो 3 की पावर n है, इसका मतलब इन सभी को 3 की पावर में ही रखना है। तो 27 को जो हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 और 2/3 इंटू 81 है, इसको 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, 1/2 इक्वल टू 3 की पावर n। अब पावर के ऊपर पावर लगी है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 2/3 इंटू 3 4 इंटू 1/2 3 की पावर n। अब यहाँ पर 3 3 कट जाएगा, बचेगा 3 की पावर 2 इंटू ये कट जाएगा 2 दूना 4 यानी 2 1 कम 2 3 की पावर 2, ये भी आ जाएगा। ठीक, 3 की पावर n। अब मल्टीप्लाई लगा है, बेस वैल्यू सेम है तो दोनों घाते जुड़ जाएंगी, 2 2 4 हो जाएगा, 3 की पावर 4 बराबर 3 की पावर n। अब 3 3 कट जाएगा या कह सकते हैं हटा दिया जाता है, n की जो वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई 4। क्लियर हो गई बात? अगर कोई डाउट हो तो बताओ, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकल के आ गई? 4 निकल के आ गई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, प्रश्न संख्या 10 को देखो। यहाँ पर संख्याएं दे रखी हैं और बोल रहे हैं मध्यिका ज्ञात करो। जब मध्यिका ज्ञात करनी होती है तो हमें सबसे पहले क्या करना है? आरोही क्रम निकालना है। तो इनका आरोही क्रम लिख लो। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे 3, ठीक, और 8 9 10 10 11 12 और 19 20 और 22, ये हमने लिख लिया, आपका आरोही क्रम में लिख लिया सारी संख्या को। अब यहाँ पर ये 10 हैं, ठीक, n बराबर हैं कितनी? n बराबर हैं आपके 10। तो 10 क्या होता है? सम संख्या होता है, यानी जो मध्यिका का फार्मूला लगेगा वो सम वाला फार्मूला लगेगा। और सम वाला फार्मूला होता क्या है? 1/2 ब्रैकेट के अंदर n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान, ठीक, और ये ब्रैकेट बंद। क्लियर? अब यहाँ पर देखो 1/2 ब्रैकेट के अंदर n/2 यानी 10/2वें पद का मान, ठीक, n/2 यानी 10/2 प्लस 1वें पद का मान। तो 10/2 हो जाएगा 5वां पद, 5वां पद, 10/2 प्लस 1 मतलब ये हो जाएगा 6वां पद का मान। 5वां पद कहाँ है? 1 2 3 4 5, ये रहा 5वां पद। 10 प्लस 6वां पद कौन सा है? 11 है, तो 10 प्लस 11, ये चीज़ समझ में आ गई। तो 10 प्लस 11 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 21, और 21/2, 21/2 हो जाएगा 10.5। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मध्यिका 10.5, इसकी मध्यिका होगी। क्लियर हो गई बात? आगे देखो अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 11 है। साइन थीटा दे रखा है 4/5, कॉस थीटा दे रखा है 3/5, ठीक। टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा होता क्या है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 4/5 3/5, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4/3, यानी टेन थीटा की वैल्यू आपके सामने निकल के आ गई 4/3। आगे देखते हैं अगला यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, शंकु की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तिरछी ऊंचाई ज्ञात करो। ध्यान से देखो, मान के चलो कि ये आपका हम बना देते हैं शंकु, ठीक। तो ये जो आपका बनना है, ये और ये आपका क्या हो जाता है? एक तरीके से समकोण त्रिभुज है। ये आपका होता है ये तिरछी ऊंचाई, जिसे हम लोग L से डिनोट करते हैं। ये ऊंचाई हो जाती है, इसको हम H से डिनोट करते हैं। और ये आपकी क्या हो जाती है? R, यानी त्रिज्या, ये जो वाली लाइन, ठीक। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं आपको ऊंचाई दे रखी है 13, त्रिज्या दे रखी ये वाली 3 दे रखी है, और L निकालना है।
तो आपको मालूम पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। या तो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना अच्छा हो कि आप ये यहाँ से निकाल सकें, या तो इसका सीधा सा फार्मूला होता है तिरछी ऊंचाई का अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच आपका दे रखा है 13 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 13 होता है 169, 3 होता है 3 आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक। तो 169 और ये 9 दोनों को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 178, ठीक। अंडर रूट 178 इसका आंसर आ जाएगा। या फिर इसको और ज़्यादा आप क्लेरिफाई कर सकते हो, तो और ज़्यादा इसको क्लेरिफाई कर लेना। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपके समझ में आई होगी, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं अगला। यहाँ पर जो क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो। 9 दूना 18 होगा, ठीक। 18 को हमें इस तरह यूज करना है, 3x को हमें इस तरह तोड़ना है कि गुणा करने पर 18 आए और जोड़ने या घटाने पर 3 आ जाए। 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। यानी 6 में 3 घटा तो 3 आया और 6 का 3 में गुणा किया तो 18 आया। तो अब यहाँ पर आपको इन दोनों में कुछ कॉमन लेना है। क्या कॉमन मिल सकता है, 3x कॉमन मिल सकता है। तो 3x, इसमें से 3x कॉमन लिया तो 3x बचेगा, इसमें से 3x कॉमन लोगे 2 बच जाएगा। 3x माइनस 2 यही उठाकर यहाँ भी, ये वाला जो है यही उठा के यहाँ रख दो। ऊपर 3x है, यहाँ हमने 3x पूरा ले लिया तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 1। 3x प्लस 1 बराबर दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो 3x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और 3x माइनस 2 एक ब्रैकेट में। क्लियर हो गई बात। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए था, धनात्मक वैल्यू चाहिए थी। तो धनात्मक वैल्यू केवल इससे मिल पाएगी। 3x माइनस 2 बराबर 0, 3x बराबर 2, x इक्वल टू 2/3। यहाँ पर x की कितनी वैल्यू आ गई, 2/3 निकल के आ गई। इस तरह ये सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। अब किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो नीचे कमेंट बता दीजिएगा कि मुझे इस तरह का ये प्रश्न समझ में नहीं आया, या कुछ आपकी समस्या हो तो वो भी बता दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे। और नीचे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा इसमें कितने प्रश्न आपको पहले से आते थे। देखो ये बताना ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप ये बताते ना तो मुझे भी लगता है कि मेरा जो उद्देश्य है वो सार्थक हो रहा है, कि अगर किसी बच्चे को ये नहीं आता तो वो ये सीख रहा है। और अगर कोई ये कहता है कि हाँ मुझे सारे आते थे, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो बच्चे पहले से सब कुछ जानते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, सभी प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार उपलब्ध कराता रहूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।